Hello and Jai Hind student. Welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board student. Yes, my dear rising stars. ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और हम लगातार ज्योग्राफी के नए और बेहतरीन कंटेंट्स अपलोड कर रहे हैं और आज बारी है चैप्टर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन की। हाँ, अगर प्रीवियस चैप्टर पॉल्यूशन आपने नहीं देखा है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज उसको भी जरूर देखें। वैसे एक आसान तरीका बता देता हूं कि किसी भी चैप्टर को आपके किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को देखना हो तो बस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मेरे बनाए लेसन वीडियोस मिल जाएंगे। बारी है सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन वो अनवांटेड सब्सटेंस है, वो ऐसा पदार्थ है, वो ऐसा मटेरियल है जिससे नेचुरल क्वालिटी किसी की खराब हो जाती है ना। तो पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, मतलब किन चीजों से पॉल्यूशन हो रहा है, आइए समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नॉइज पॉल्यूशन। तो अगर अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस हो रही हो जो कि अनप्लेजेंट हो, हमें डिस्कंफर्ट पैदा कर रही हो, जैसे हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाएं, जैसे हमारे ईयर में पेन होने लगे, है ना, इवन स्लीपलेसनेस हो जाती है नॉइस, एक्सेस ऑफ नॉइस की वजह से, पता है ना आपको। तो नॉइस पोल्यूशन तो आप समझ गए क्या है, ठीक, वो आवाज जो जो हमारे को डिस्टर्ब कर रही हो, ठीक है। अब कहां से पैदा हो रही है ये आवाज? हाँ, आवाज का सोर्स, नॉइस पोल्यूशन का सोर्स वो है, सबसे बड़ा सोर्स है ट्रैफिक। आपके और मेरे आसपास जो सड़कों पे तेज चलती गाड़ियां हैं और उन पे बजने वाले खूब सारे हॉर्न्स, बेवजह लोग क्या करते हैं, हॉर्निंग एंड बेवजह क्या हॉर्न्स बजा रहे हैं। सच सच कह रहा हूं, कई बार आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये जो शोर है ये बहुत ही अनप्लेजेंट है। कई बार कुछ गाड़ी वाले बेवजह क्या करते हैं, खास करके जिनके पास बड़ी गाड़ी है, वो तो अपनी बड़ी गाड़ी के टशन के चक्कर में बेवजह हॉर्न बजाते रहते हैं। सच है ना। तो वो नॉइस पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। और गाड़ियों की अपने इंजन की भी आवाज है, और जिनकी गाड़ियां बहुत अच्छी से कह सकते हैं फिट नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा शोर करती हैं। हाँ, वैसे आजकल ई व्हीकल्स कम शोर कर रही हैं। फैक्ट्रीज, ये भी नॉइस का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो प्लांट्स लगे हैं, मशीनरी लगे हैं, उनके पास जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो बहुत शोर करते हैं, क्योंकि उनमें बड़े बड़े डिवाइसेस लगे हुए हैं, उनके चलने पर बहुत शोर होता है। हाँ, अगर आप किसी फैक्ट्री में गए हैं तो मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। जैसे टेक्सटाइल मिल चले जाइए, प्रिंटिंग प्रेस चले जाइए, इन सब जगहों पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है। मशीन क्या करती है, चलने पर बहुत शोर मचाती है। और नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट्स, अब कहीं पर इमेजिन करिए ब्रिज बन रहा हो, कहीं पे मकान बन रहा हो, कहीं पे टाइल लग रहा हो। हाँ, आपने कभी टाइल लगते हुए सुना? टाइल को कट करना पड़ता है, हाँ, टाइल या मार्बल्स लगते हैं तो बहुत शोर मचता है ना। टाइल कटर वाली मशीन कितनी शोर करती है। और जो मिस्त्री फावड़ा और, है ना, हसबे से क्या करते हैं, सीमेंट और ये सब डालते हैं, खूब शोर मचाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट में खूब आवाज होती है। ये आवाज फैक्ट्रियों से ज्यादा खराब होती है। और आजकल तो मैंने कहा जो स्पीकर्स आ गए हैं, लोगों के घरों में बहुत इजीली स्पीकर्स अवेलेबल हैं। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों ने स्पीकर बना रखे हैं, खास करके ब्लूटूथ स्पीकर, तो शायद तुम्हारे पास भी होगा। तुम्हें मजा आ रहा होगा अपने मोबाइल से उस पर सॉन्ग चलाने पर वो व्यक्ति का सोचिए जो पढ़ रहा हो, वो व्यक्ति का सोचिए जो बीमार हो, उसको वो तुम्हारे लाउड स्पीकर की आवाज बहुत बुरी लग रही है। और आजकल तो मैंने कहा शादियों में और बारातों में कितने लाउड स्पीकर बजते हैं, है कि नहीं है। और वो खास करके जब कोई रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी लोग क्या करते हैं, बेवजह एक्सेसिव लाउड नॉइज, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्पीकर लगा देते हैं, है ना, आपने देखा होगा, वो बहुत शोर मचाते हैं। ये भी कॉज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन है। एयरपोर्ट्स में खास करके जो जेट प्लेन्स उड़ रहे हैं वो बहुत शोर करते हैं। जेट प्लेन्स के जो इंजन होते हैं उसमें हाई स्पीड पे क्या करती है, जेट स्पीड पे एयर पास करती है उनके इंजन से, इसीलिए बहुत शोर मचाते हैं। आपको बता दूं, लगभग 140 डेसिबल्स का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एंड एनी साउंड अबव 80 बिकम्स अ पॉल्यूशन। 80 डेसिबल के ऊपर का साउंड हमारे ईयर्स के लिए अच्छा नहीं है।
और क्या सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन है? नॉइज पॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। उनमें हाउस होल्ड है हमारे घर में। हाँ, आपके मेरे घर में मिक्सर ग्राइंडर है, और चलाइए तो कितना शोर करता है। दरवाजों के पटकने की, और इवन घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनके रोने की आवाज, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज, है ना? ये तो मैं श्योर कर सकता हूं कि आपके छोटे भाई बहन होंगे तो ये होता होगा। और डिफेंस में खास करके जहां पर आर्टिलरी चल रही हो, मतलब गन्स के चलने की आवाज, टैंक्स के प्रैक्टिसेस की शूटिंग की आवाज, रॉकेट के लॉन्चिंग की आवाज, है ना? डिफेंस मतलब देश की सुरक्षा के लिए। और मिसलिनियस नॉइज में लिखा है कहीं रिपेयर शॉप्स हो, कहीं स्टोन क्रशिंग होती हो, कहीं ब्लास्टिंग होता हो, कहीं बुलडोजर चल रहा हो, तो वो सब तो शोर मचाएगा। अभी तक जितने भी पोल्यूशन पड़े थे वो नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेस पड़े थे। अब बात करेंगे पहले एयर पोल्यूशन क्या है। जैसे हम पोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो अनवांटेड मटेरियल का मिक्स हो जाना। तो अगर एयर को कंटेमिनेट कर दें डस्ट डाल करके, स्मोक के ऐड करने से, हार्मफुल गैसेस के ऐड करने से, ताकि वो जो एयर हो वो पॉल्यूटेड हो जाए और हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और इवन प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो जाए, बस ऐसी हवा को कहते हैं प्रदूषित वायु। मैंने हिंदी बोल दिया ना। हाँ, एयर पॉल्यूशन। क्लियर है? बहुत सिंपल है। अब एयर पॉल्यूशन का ओरिजिन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि एयर पॉल्यूशन होती कैसे है, तो दो तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं। पहला होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जैसा नाम लिखा है, ये वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्टली सोर्स से एटमॉस्फेयर में या एयर में चले जा रहे हैं। मतलब ये पॉल्यूटेंट्स सीधे सोर्स से एयर में चले, जैसे आपकी गाड़ी से, हाँ, तुम्हारी मोटरसाइकिल से, तुम्हारी कार से निकलने वाला धुआं सीधे कार से निकल के क्या होता है, एयर में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में आता है। इसे कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो तुम्हारी कार प्राइमरी पॉल्यूटेंट पैदा कर रही है, हाँ, कार से निकलने वाला धुआं, स्मोक गैसेस, उसी तरह से डस्ट, ऐश, ये सब प्राइमरी है। इंडस्ट्री में चिमनियां लगी है, ध्यान सुनिएगा, इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी चिमनियां लगी है, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, वो क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो वो पॉल्यूटेंट जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के केमिकल इंटरेक्शन से बनता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। हाँ, प्राइमरी पहले पैदा हुआ था, डायरेक्टली एनवायरमेंट में ऐड हो गया था, पर सेकेंडरी क्या हो रहा है, ये वो पॉल्यूटेंट है जो इंटरेक्शन बिटवीन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड द एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ मटेरियल पहले से मौजूद है, उनमें ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट आके मिल गए और दोनों के मिलने से एक नया पॉल्यूटेंट पैदा हो गया, नाम हो गया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गाड़ियों के धुएं से निकलती है, इंडस्ट्री के चिमनी से निकलती है, ये तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पहले ही मौजूद है। ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं और एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसी तरह से ओजोन, ऑक्सीजन और ओ अर्थात नेसेंट ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन O2 और O का ये कंबाइंड है ओजोन। कैसे बनता है? जो ऑक्सीजन है अल्ट्रावायलेट रेज से ब्रेक डाउन हो जाकर के O2 जो होता है वो सिंगल O में ब्रेक हो जाता है। यही एक सिंगल O नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन से कंबाइन बन जाता है और एक पॉइजनस गैस बन जाता है ओजोन। हाँ, पॉइजनस गैस है मैं बता दूं, पर क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है तो ये हेल्प भी करता है। ये एक तरह का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। उसी तरह से पैन, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, कीटोन्स, ये सब क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब आता है पॉल्यूटेंट्स का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर। जैसे गैसियस पॉल्यूटेंट, ऑब्वियस बात है, जैसा नाम लिखा है ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं एट अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपके आसपास जो धुआं आप दिख रहे हैं आजकल, शायद आपने महसूस किया होगा कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो गाड़ियों से धुआं आपको दिखाई देता है। क्या दिखता है? कुछ कुछ गाड़ियों का धुआं निकलता है। आप कारों के पीछे अगर रहते हो या गाड़ियों के आपके आगे कुछ गाड़ियां चल रही हो, कभी ध्यान दीजिएगा, तो वो क्या निकल रहा है उसका, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकल रहे हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। हाँ, ये है गैसियस पॉल्यूटेंट जो कि गैस के स्टेट में है। उसी तरह से एक पॉल्यूटेंट होता है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, जिसको हम कहते हैं एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। ये गैसियस स्टेट में नहीं होते हैं, बट हाँ ये सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब ये होते तो सॉलिड है, पर ये गैसियस पार्टिकल की तरह, क्योंकि इतने छोटे होते हैं, इतने हल्के होते हैं, होते सॉलिड है याद रखिएगा, पर ये क्या होते हैं, एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। हाँ, जैसे डस्ट,
फ्यूम, स्मोक, सूट, फ्लाई ऐश। स्मॉग सुना है आपने? स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग। हाँ, स्मोक क्या है? जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है। सूट कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, ये सब सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हैं एक तरह से, पर मैंने कहा इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि वो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस। जैसे सबसे पहला पॉल्यूटेंट है इसमें एयर पॉल्यूशन में नेचुरल पॉल्यूशन। ये नेचुरल सोर्स या नेचुरल पॉल्यूशन क्या है? कई बार क्या होता है, हमारा नेचर भी एयर पॉल्यूशन कर रहा है। वो कैसे? ज्वालामुखी, दैट इज वॉल्केनिक इरप्शन। आपको पता है इथोपिया में अभी एक ज्वालामुखी फटा है, और उस इथोपिया का ज्वालामुखी 10,000 साल तक साइलेंट था, डोरमेंट था, अब जाके फटा है। और इसके फटने से 14 किलोमीटर ऊपर तक क्या है, इसके जो राख और धुआं और इसका जो जो जहरीला गैस निकला है, 14 किलोमीटर ऊपर तक चला गया आसमान में। काफी समय तक आसमान काला हो गया था, घना हो गया था, और दिन में भी अंधेरा हो गया था। तो जहरीला धुआं, हार्मफुल गैसेस, स्मोक और डस्ट पैदा करते हैं वोल्केनिक इरप्शंस। उसी तरह से अगर डिफ्लेशन ऑफ सैंड चले, कई बार क्या होता है ना, डेजर्ट एरिया में, खास करके डेजर्ट एरिया में तेज हवाओं के बहने से सैंड एंड डस्ट उड़ जाती है, या कभी जंगल में आग लग जाए, हाँ वाइल्ड फायर लग जाए, हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ है, और वो आग बुझती नहीं, बहुत मुश्किल होता है उनको बुझाना, उनसे पैदा होता है ये नेचुरल एयर पॉल्यूशन। और हम सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, सबसे बड़ा अपराधी तो इंसान है। लालच में हर चीज की उसको क्या है, जल्दी है। तो इंसानों ने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, जल्दी से डेवलपमेंट करने की वजह से हमने अब क्या किया, एयर को पॉल्यूट कर दिया है। हमने एग्रीकल्चर में, ऑटोमोबाइल में, पावर प्लांट में, हर जगह क्या किया है, नेचर को त्याग करके क्या कर दिया है, अपने एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर दिया है। बात करेंगे अब सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे पहला सोर्स है वेहिकुलर। सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा सोर्स हमारी गाड़ी हमारी गाड़ियां। आपके पास चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे आपके पास कार हो, या और कोई बड़ी गाड़ी हो, 80% ऑफ द एयर पोल्यूशन, सोच लीजिए। और मैंने कहा ना, जितने भी गाड़ियां जो आप और मैं यूज कर रहे हैं, उसके अलावा ट्रेन्स और इवन एरोप्लेन्स, ये सब आते हैं इस 80% में। क्या पैदा करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सब केमिकल्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट। अब आता है इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, हाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो हार्मफुल गैसेस रिलीज करती हैं, खास करके केमिकल इंडस्ट्रीज, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनियां लगी होती हैं, चिमनियों से खूब सारा जहरीला धुआं निकल रहा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पेट्रोलियम रिफाइनरी बहुत ज्यादा जहरीला धुआं पैदा करती है, हाँ हाईली पॉल्यूटेड एयर पैदा करती है। सीमेंट इंडस्ट्री से जो डस्ट निकलती है, जो स्मोक पार्टिकल्स निकलते हैं, जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स निकलते हैं, वो बहुत नुकसान करता है। हाँ, बहुत हल्के पार्टिकल होते हैं ना एयर में, स्मोक की तरह क्या होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। और बर्निंग ऑफ गार्बेज, आजकल हमने क्या कर रखा है, ओपन एरिया में गार्बेज डंपिंग कर दी है। शहरों में देखिए, थोड़ा सा शहर के बाहर निकले तो कुछ इलाके ऐसे होंगे जो थोड़ा लो लाइंग एरिया होंगे, सारे शहर का कूड़ा लाके वहां फेंक दिया जाता है, और कुछ दिनों बाद क्या होता है, कूड़े को जला दिया जाता है। तो उस उस गार्बेज के जलाने से जो जहरीली गैस निकलती है, वो भी एक बहुत बड़ा, हाँ बहुत बदबू करता है गार्बेज। आइए बात करते हैं अब वाटर पॉल्यूशन की। मतलब मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड मटेरियल इन द वाटर दैट डैमेजेस और दैट एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पॉल्यूशन। ये तो समझ में आ गया। अब पानी का पॉल्यूशन, पानी को गंदा कौन कर रहा है? मैंने कहा हम लोग। सबसे पहला पॉल्यूशन है हमारे घर से। हमारे घर में जो पानी हम पी रहे हैं, आरओ पानी पी रहे हो ना, आरओ पानी पी रहे हो तुम भी ना। आरओ का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। तो आप और मैं पानी पी रहे हैं, ठीक है, पर पानी और भी तो घर में काम आ रहा है। घर के साफ सफाई में मेड आपके घर में पोछा लगा रही है,
वॉशरूम में जो पानी यूज हो रहा है, वॉश बेसिन में जो पानी यूज हो रहा है, आपके नहाने से जो पानी बह रहा है, निकल रहा है, अब वो सब पानी की बात कर रहा हूं। वो सारा पानी जो वॉशिंग में, क्लीनिंग में, बाथिंग में इस्तेमाल हो रहा है, वो सब ड्रेन्स के द्वारा, नाली के द्वारा कहां चला जा रहा है? अंडरग्राउंड ड्रेन्स में चला जा रहा है, और वो फाइनली हमारी रिवर्स में या नियर बाय लेक्स में चला जा रहा है। वाटर पॉल्यूशन, हाँ सच कह रहा हूं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो केमिकल्स, पल्प, है ना, और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, जिससे खूब सारा मटेरियल, जिसमें अफ्लुएंट कहते हैं, क्या जिससे अफ्लुएंट कहते हैं, इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट कहते हैं, वो पानी में रिलीज होता है। इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, और सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, जैसा कि लेड। बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? लेड को पानी में डिसॉल्व करके छोड़ देती हैं। कहां से लेड पैदा होता है? लेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज करती हैं, ठीक है। लेड एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में अक्यूमुलेट हो जाता है। लेड पॉइजनिंग नाम की एक पॉइजनिंग होती है, जिससे मेंटल एबिलिटी कमजोर हो जाती है। यस, मेंटल एबिलिटी कमजोर हो जाती है। लेड हमारे बॉडी में पानी के द्वारा एंटर कर जाता है, जहां पे माइंस हो रहे होते हैं, जहां पे स्मेल्टिंग हो रही होती है, खास करके जहां पे लेड, जमीन में जो लेड पाया जाता है उन एरियाज में, यहां पे जहां पे पानी का सोर्स पाया जा रहा है, वहां से ये लेड वाटर बॉडी में चला जाता है। जहां पे लेड प्लम्बिंग हो रही हो, लेड के पेंट्स, सेरेमिक ग्लेज, इन सब जगहों से लेड वाटर बॉडीज में चला जा रहा है। जो हमारे घर में जो बड़ी बड़ी बैटरियां, इन्वर्टर बैटरी है तुम्हारे घर में ना, हाँ, उसे कहते हैं लेड एसिड बैटरीज। हाँ, लेड जिंक की बैटरीज हैं, उन बैटरीज से भी लेड क्या है? चला जा रहा है वाटर बॉडीज में। मैंगनी मैंगनीज एक मिनरल है जो आयरन को स्ट्रॉन्ग या हार्ड बनाने में काम आता है, स्टील बनाने में काम आता है। इसका भी वेस्ट क्या होता है? पानी में चला जाता है, खास करके जहां आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है। हाँ, वहां पर आयरन को स्टील बनाने में यूज होता है। वो पानी आयरन को ठंडा करने में काम आता है, पर वही पानी वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। और तो और मरकरी, ओहो, मरकरी की तो मैं कहानी बता दूंगा आपको। जापान में एक प्लेस है, नाम है मिनीमाटा, कहते हैं मिनीमाटा बे। हाँ, वहां पर इंडस्ट्रीज हैं जहां पर मरकरी एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और उस बे में, बे मतलब समुद्र में, छोड़ दिया जाता है। तो वहां की जो फिशेस थी, वहां की जो मछलियां थी, इसने मरकरी को खाया। हाँ, वो जो फिशेस को इंसानों ने खाया, उनको डिजीज हो गई मिनीमाटा। हाँ, उनके हाथ पैर ऐसे क्रम्बल्ड हो गए, क्रश्ड हो गए। सच कह रहा हूं, एक बहुत ही डेडली डिजीज है। तो मरकरी प्लास्टिक में, केमिकल इंडस्ट्री में होता है, और ये जो मिथाइल मरकरी है, सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मरकरी है जो पानी में पाया जाता है, मैंने बताया ना। और एग्जांपल देके मैंने जापान की कहानी बताई ना, कि मरकरी को मछलियों ने खाया, मछलियों को इंसान ने खाया, और इंसानों को हो गई बीमारी मिनीमाटा। हाँ, जापान में है ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण। आइए अब बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन की। दैट इज a substance which destroys the natural ability of soil। ठीक है, अब आते हैं सॉइल पोल्यूशन में, कि सॉइल पोल्यूशन में सबसे पहला आता है केमिकल फर्टिलाइजर से पोल्यूशन। फार्मर्स आजकल क्या कर रहे हैं? मैन्योर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गाय के गोबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खाद जिसे बोलते हैं ना, उसका इस्तेमाल नहीं। आजकल फार्मर्स क्या कर रहे हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं। हाँ, एनपीके डाल रहे हैं। एनपीके का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डाल रहा है। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स है, और इसके भी हाई डोजेस डाल रहे हैं, और इसकी वजह से सॉइल की सॉइल की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जा रही है। शॉर्ट टर्म में तो फार्मर्स की ग्रोथ हो जा रही है, अनाज ग्रो कर जा रहा है, पर लॉन्ग टर्म में वो पॉल्यूटेंट सॉइल में चला जा रहा है। हाँ, सॉइल में रहने वाले जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, हाँ, हमारे जो फ्रेंडली वॉर्म्स हैं, अर्थवॉर्म हैं, वो सब मर जा रहे हैं इसके चक्कर में। सच कह रहा हूं। बायोमेडिकल वेस्ट, हॉस्पिटल से निकलने वाला जो वेस्ट है, डॉक्टर्स ने जो इलाज किया, जो सिरिंज निकली, हाँ, ब्लड वाले कंपाउंड्स निकले, है ना, वो सब क्या हो रहे हैं? वो वेस्ट जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट है, वो भी हमारे सॉइल में डंप कर दिए जा रहे हैं। सच कह रहा हूं, जो इसका सेपरेट ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। नतीजा ये हमारे क्या है? सॉइल में चले गए हैं। पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, ये वो दो केमिकल्स होते हैं जो फार्मर्स पेस्ट को मारने के लिए, वीड्स हार्मफुल प्लांट्स होते हैं एक्चुअली, और पेस्ट वो कीड़े होते हैं, तो कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड, और हार्मफुल प्लांट्स को किल करने के लिए, अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए
वीडीसाइड का इस्तेमाल करना है, पर इन दोनों में केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। ये दोनों जब प्लांट्स में सॉइल में डाल दिए जाते हैं तो सॉइल में परमानेंटली ऐड हो जाते हैं, सॉइल को टॉक्सिक बना देते हैं, और अब उस सॉइल में अगर कोई प्लांट ग्रो भी करेगा तो उसमें वो चले जाएंगे। बात समझ आइए? तो अगर आपने कोई सब्जी कोई फल खाया है तो उसमें आजकल पेस्टिसाइड ऑलरेडी एडेड है। आपके शरीर में डीडीटी, नाम सुन लीजिए, डीडीटी नाम का पेस्टिसाइड तो शरीर में पहुंच ही गया है। हाँ, आपको पता होना चाहिए, डीडीटी बैन भी हो गया है, वर्ल्ड ओवर डीडीटी बैन हो गया है। बात करेंगे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जो अपने आप अल्फा बीटा गामा रेस पैदा करता है, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल। हाँ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने आप से क्या करते हैं, ये हार्मफुल रेज एमिट करते हैं। इनमें से जो गामा रेडिएशन है सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अब कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हैं इसके। हाँ, हमारे जो एनवायरनमेंट में कॉस्मिक रेज है, वो रेज जो हमारे आउटर स्पेस से आ रही है हमारे पास, हाँ, धरती के ऊपर आसमान से, खास करके सन से निकलने वाली, सन के आउटर रिंग से निकलने वाली रेज हैं, ये कॉस्मिक रेडिएशन हैं, ये धरती तक पहुंच रही हैं। ये हमारे को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं, है ना। हालांकि अभी क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर में बचाया हुआ है, पर जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेयर खराब होगा, इसकी जो लेयर आगे की खत्म होगी ओजोन, वैसे वैसे हमारे लिए खतरा बढ़ता जाएगा। मैनमेड भी सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स हम में है इस रेडिएटिव पॉल्यूशन के। मैं इंसान, हमने एक्सरे बनाया है। आपको पता होगा जब आपके हाथ टूट जाता है, आपका शरीर में कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर्स एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे एक तरह का प्लेट होती है ना, एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिसमें बॉडी का पार्ट कहां से टूटा है दिखता है। क्या आपने कभी एक्सरे का वो जो प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है, देखा है? पक्का देखा होगा। डॉक्टर्स यूज करते हैं ना पेशेंट को ट्रीटमेंट करने, वो तो अच्छी चीज है। तो एक्सरे होती कैसे है? अगर एक हाई बीम, हाई इलेक्ट्रॉन बीम को पास करते हैं थ्रू हैवी मेटल, तो एक एक्सरे पैदा होती है जिसके पास बहुत पावरफुल क्या होती है, रेडिएशंस होती हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस होती है कि हमारे स्किन को तो पार कर पाती है, हमारे बोन्स को पार नहीं कर पाती है। ठीक है, ये एक्सरे डिसऑर्डर्स में मदद करती है, स्केलेटल डिसऑर्डर में मदद करती है। पर मैंने कहा ना, ये एक्सरे मशीन्स बहुत डेंजरस होती हैं। ये एक्सरे हमारे बॉडी सेल्स के अंदर पार करती हैं और इवन हमारी बॉडी में हमारे क्रोमोसोम्स को भी बिगाड़ सकती हैं। म्यूटेशन नाम का एक केमिकल इफेक्ट पैदा करती हैं ये, मतलब जेनेटिक चेंजेस कर देती है हमारी बॉडी में। आपको एक फैक्ट बताऊं, आश्चर्य करेंगे, जो एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले, जो एक्सरे मशीन्स को हैंडल करने वाले लोग होते हैं, उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। ज्यादातर ये टेक्नीशियंस कैंसर से मर जाते हैं क्योंकि ये प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। मैं सच वाला फैक्ट बता रहा हूं आपको। रेडियो एक्टिव फॉलआउट्स, जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, वहां पर जो न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं वो रिलीज हो रहा है। आप कितना भी कंट्रोल कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या रहा है, पॉल्यूटेंट। इंसानों ने क्या कर रखा है, आजकल न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं। अमेरिका ने तो पता ही है, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को क्या कहता है, एटम बम गिराया था। पहला इंसानों द्वारा गिराया गया एटम बम। तो ये कैसे बना था? ये न्यूक्लियर बम थे। हाँ, ये न्यूक्लियर बम थे, जैसे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, ये बॉम्ब्स फिशन, न्यूक्लियर विजन पे काम करते हैं। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एक बड़ा हैवी न्यूक्लियाई इज बॉम्बार्ड विद अ न्यूट्रॉन, and it produces smaller nuclei and lot of energy। ये होता है न्यूक्लियर फिजन, और इससे निकलती है खूब सारी एनर्जी, खूब सारा रेडिएशंस, जो कि एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान करता है। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, मैंने कहा था, बहुत सारी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं इन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पे। आपको एक एग्जांपल देता हूं, फुकुशिमा जापान का एक प्लेस है, एक पोस्टल प्लेस है, वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या हो गया, एक्सप्लोड कर गया। हाँ, वहां से न्यूक्लियर मटेरियल बाहर आ गया और हजारों हजारों लोगों को क्या किया, वो प्लेस खाली करा दिया गया। और एक एग्जांपल देता हूं, यूक्रेन में एक प्लेस है, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरा एक्सप्लोड कर गया।
हाँ, नाम है चेरनोबिल। चेरनोबिल पावर प्लांट एक्सप्लोजन। पूरा पावर प्लांट ही एक्सप्लोड कर गया क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट था और हजारों हजारों किलोमीटर तक उसके रेडिएशंस फैल गए। कोई इलाका जो था दूर दूर तक का इलाका जो बच नहीं पाया उनके रेडिएशन से। सोचिए कितना खतरनाक है ये रेडियो आइसोटोप्स। तो साइंटिस्ट इसका यूज कर रहे हैं, वेस्ट वाटर से जो पैदा हो रहा है वो रिवर में, वाटर बॉडीज में डाल दे रहे हैं, सीवर्स में चला जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन पानी में हो रहा है। तो आपको इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को कहां स्टोर करें, कहां रखें, ये भी नहीं बना है आज। वैसे आपको बता दूं, जब रेडियो एक्टिव मटेरियल इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से बचता है आफ्टर यूसेज, हाँ, जब उसका रेसिड्यू बचेगा कि नहीं बचेगा, उसको स्टोर करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब एक ही रास्ता बचा है, आप उसको पानी में डाल नहीं सकते, स्पेस में छोड़ नहीं सकते, हाँ, और सॉइल में डाल नहीं सकते, हर जगह पॉल्यूट हो जाएगा ना। अब क्या किया है, उसको बड़े बड़े लेड के चैम्बर्स में डालकर, बास्केट में डाल करके अंडरग्राउंड एरिया में, जहां डेजर्ट एरिया, वहां पे रख दिया गया है। फिर भी खतरा, यस, खतरा नहीं है। सो आई एम श्योर दिस चैप्टर वाज क्लियर टू यू एंड यहां तक देखा है तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर बीच से देखा था या बीच में मिस करके देखा था तो प्लीज अपने आप को ये वीडियो शेयर कर दो। मेरे राइजिंग स्टार, आपके लिए ये सारा कंटेंट आ रहा है और ये सारे एक्सप्लेनेशंस के जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सिंपल लेटर्स में जो एक्सप्लेनेशन है, ये सब कुछ आपको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, राइजिंग स्टार, और या तो आप हमारे वेबसाइट sirtanurpani.com से नोट्स को ले सकते हैं। सो बाय फ्रॉम नाउ, बट रिमेंबर वन थिंग, आपके मैसेजेस का, आपके ढेर सारे मैसेजेस का मुझे वेट होगा।